हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फील हैप्पीनेस। और आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में, जिसे टी.एस. इलियट ने लिखा था। यह 1923 में पब्लिश हुआ था। यह मुर्रे की प्रतिक्रियाएं थीं जिन्हें एलियट के विचारों को उनके पिछले काम, परंपरागत और व्यक्तिगत प्रतिभा 1919 में उनके काम रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन में प्रस्तुत किया था। यह एसे 4 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट डील विथ इलियट्स व्यू ऑन क्रिटिक एंड द क्रिटिकल वर्क। सेकेंड पार्ट डील विथ मुर्रे व्यू ऑन रोमांटिसिज्म एंड classicism and Eliot's contradiction with it. Part 3 deal with Eliot's criticism of Murray. Part 4 deal with the relation of criticism with creative work of art. चलिए अब हम लोग पार्ट 1 देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है। टी.एस. इलियट का कहना है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि क्रिटिसिज्म एक स्वस्थ गतिविधि है। यह एक गलत बयान है क्योंकि कला के रचनात्मक काम के लिए महान प्रयासों और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, जो लोग एक ऑटोटेलिक गतिविधि के रूप में आलोचना यानी क्रिटिसिज्म की जानकारी चाहिए। आलोचना और कला के बारे में एलियट की राय निम्नलिखित है। कला एक रचनात्मक काम उनके शब्दों के महान उनके काम के माध्यम से तय किया जाता है। एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा पाठ नहीं बनाया जा सकता है। लेखक इस प्रकार जागरूक रूप में नहीं लिखते हैं बल्कि इसके वजह सहज से लिखते हैं। एक आलोचना को ध्यान में रखना चाहिए कि रीडर के लिए स्वाद के लिए, पाठक को अच्छा बनाने के लिए और उसे तद अनुसार स्पष्ट करना चाहिए। सभी आलोचनाओं इंसान हैं और इस प्रकार साहित्यिक पाठ का जवाब देने के लिए अलग अलग राय और तरीके हो सकते हैं। हालांकि प्रत्येक आलोचक का अंतिम उद्देश्य टेक्स्ट के माध्यम से पाठक के दिमाग में को प्रबुद्ध करना चाहिए। प्रत्येक आलोचक का उद्देश्य सामान्य होना चाहिए। अन्य आलोचकों के साथ मतभेद को समझने और लिखने के लिए एक आलोचक अन्य आलोचकों के अंधे अनुयायी नहीं होने चाहिए। यह भविष्य में पीढ़ी के लिए पाठ को संरक्षित क्यों नहीं किया जाना चाहिए और यह समझने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक साहित्यिक पाठ को भविष्य में पाठकों को क्यों जारी रखना चाहिए। ये था हमारा पार्ट 1। अब चलिए देखते हैं पार्ट 2। मुर्रे का मानना था कि क्लासिफिकेशन और रोमांटिसिज्म एक तरफ नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि क्लासिफिकेशन फ्रेंच और रोमांटिसिज्म इंग्लैंड की फीचर हैं, और जैसा कि इंग्लैंड से हैं, रोमांटिसिज्म दूसरे के मुकाबले मोर इम्पोर्टेंस है। इलियट्स मुर्रे की रूढ़िवादी क्रिटिसिज्म करता है क्योंकि वह क्लासिफिकेशन को महत्व नहीं देता। मुर्रे का मानना है कि ट्रेडिशंस लिटरेचर प्लस रिलीजन है एंड मोरालिटी एक साथ को एग्जिस्ट में हो सकती है। इलियट इस बयान से डिसएग्री है कि हम या तो नैतिकता या आध्यात्मिकता चुननी चाहिए, क्योंकि
कोई भी दोनों तरफ से नहीं चुन सकता है। मुर्रे का मानना है कि एक क्रिटिसिज्म को नेचर को सुनना और उसका पालन करना चाहिए क्योंकि वह उसके लिए सही है। वह सुझाव देता है कि नियम तोड़ने के लिए किए जाते हैं आंतरिक आवाज़ को सुनकर जो उन्हें दूसरे को सुनने में असमर्थ बनाता है। इस तरह का फ्री प्ले ऐसा करने का कारण बन सकता है जिसका अर्थ है वॉयलेंस का उद्देश्य। इस प्रकार एलियट दूसरे की गरिमा को अस्वीकार करने के लिए मुर्रे के रवैया की आलोचना करता है। ये था पार्ट 2। अब देखते हैं हम लोग पार्ट 3। पार्ट 3 में है मुर्रे का मानना है कि बाहरी आउटसाइड अथॉरिटी मौजूद है जो आध्यात्मिक और दिव्य हैं। आंतरिक आवाज़ के विरुद्ध में बाहरी प्राधिकरण हमें सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करता है। यह सही है कि आंतरिक आवाज़ को पुण्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार वह मानव इच्छाओं और दिव्य अधिकार के बीच एक रेखा खींचता है। हालांकि इलियट इस कथन से असहमत है। उनके अनुसार पूर्णता की खोज एक छोटी और छोटी सोच है क्योंकि यह स्वयं को निर्विवाद प्राधिकारी के रूप मानने के लिए बाध्य है। अकॉर्डिंग टू इलियट्स क्रिटिसिज्म का कार्य कला की पूर्णता के लिए कुछ समान सिद्धांतों की खोज करना है। इस समारोह को केवल तभी किया जा सकता है जिसे उम्र के लंबे अनुभव से लिया गया है। पार्ट 4 ऐसे के एंड और लास्ट पार्ट में इलियट्स का कहना है कि कुछ इंटेलेक्चुअल वीक पीपुल ऑफ आर्नोल्ड एंड द मुर्रे जैसे क्रिएटिव वर्क की तुलना में क्रिटिसिज्म को बेहतर मानते हैं। इलियट्स के लिए सभी कलाओं में क्रिएटिव होती हैं। क्रिएटिव थिंकिंग से कुछ उत्पन्न करने की इच्छा होती है। एक क्रिएटिव पार्ट केवल क्रिटिसिज्म के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है जिसमें उसके काम का विश्लेषण, मूल्यांकन, निर्माण शामिल है। इसलिए क्रिटिसिज्म और क्रिएटिविटी कला सही अस्तित्व में है और हाथ में है। एक क्रिटिसिज्म एक लेखक के विरोध में केवल क्रिएटिव पार्ट का एनालिसिस करते हैं और फिर लिखते हैं। क्रिटिसिज्म केवल तभी संभव है जब रचनात्मक पहलू मौजूद हों। इसलिए आलोचना स्वयं रचनात्मक नहीं है। इस प्रकार इलियट्स यह लेखक के बजाय आर्नोल्ड की क्रिटिसिज्म के लिए प्राथमिकता का सवाल उठाते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।